जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस में सतीश में। तो दोस्तों, आपके एग्जाम के जो केवीएस पीआरटी एग्जाम हो रहे हैं, उम्मीद है आपके बहुत अच्छे एग्जाम जा रहे होंगे। और इन एग्जामों से हमें एक रिव्यू मिल रहा है आने वाले एग्जाम में, जो आपके लेटेस्ट एक दो दिन आने वाले दिनों में जो एग्जाम है उसके लिए कुछ हमें गाइडलाइन मिल रही है। और हमें ये देखने को मिल रहा है, आपने जो लोग दे चुके हैं पेपर, कि रिमझिम जो बुक है आपकी हिंदी के, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपको पता होगा, इसके पहले जो एलडीसी एग्जाम हुए हैं उससे ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत पूछे जाने हैं, क्योंकि उसमें भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आए थे बुक के अंदर से। तो आज वीडियो का यही उद्देश्य है। आज की इस वीडियो में क्लास 1 की जो रिमझिम बुक है, इसकी सारी समरी मैं इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। तो सिर्फ आपको सुनना है, आपको अलग अलग पूरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक में 23 चैप्टर्स हैं और एक बुक में इस तरह आप सारी कैसे पढ़ पाएंगे। तो लगभग मैं 3 से 4 वीडियो में आपका पूरा करवा दूंगा। तो इससे हम लगभग 2 से 3 मार्क्स जरूर हमारे गेन हो सकते हैं, यदि हम इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो यदि आपके पास टाइम है अभी एक दो दिन का, तो जरूर आप ये वाली वीडियोस देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो एक पहला चैप्टर है, इसका मैं सारांश लेकर के आया हूँ, तो जिसका नाम है झूला। आपने यदि पोएम पढ़ी होगी तो कुछ इस तरह है कि अम्मा आज लगा दे झूला, कुछ इस तरह की पोएम है। तो इसका एक सारांश मैं बता रहा हूँ कि झूला जो है, तो कोमल भावनाओं को व्यक्त किया है कवि ने। और झूला मांग रहा है बच्चे से कि मेरे लिए झूला ला दो, है ना। और बच्चा कह रहा है कि मैं इस झूले पर झूलूंगा, आसमान को छू लूंगा, है ना। जिस तरह से डालियां झूल रही हैं, क्योंकि ये कविता है, तो कविता में आपको पता है शब्द तुकबंदी वाले होते हैं। तो उसी तरह ये इनका अर्थ भी है, पत्ते पत्ते भी झूल रहे हैं। बच्चा सोचता है कि झूले झूलने में कितने मजे होते होंगे। झूले पर बैठकर वह कल्पना लोक में कभी दिल्ली कभी कलकत्ता की सैर कराता है। वो मतलब मन में ऐसा सोचता है कि मैं झूलता झूलते झूलते कहीं कलकत्ता दिल्ली यहाँ चला जाऊंगा, है ना। कभी धरती भी झूला झूल रही है, इस तरह से वह कल्पना करता है। तो कुल मिला के ये जो है एक कविता झूला झूलने के बारे में है। तो रिमझिम वर्षा हो रही है, झूले बच्चे के मन में आसमान में उमड़ते घुमड़ते बादलों के दल लूटने के विचार आ रहे हैं। तो ये इसका सारांश था। तो यहीं से क्वेश्चन आ सकता था कि अम्मा से क्या मांग रहा है ये झूले चैप्टर में, तो वही है, झूले की डिमांड कर रहा है। सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बस आपको सुनना है। आने वाले में कुछ ही मिनट में आपका लगभग पूरा तैयार हो जाएगा आपका क्लास फर्स्ट का। देखिए, दूसरी है आम की कहानी। ये एक कहानी है। देखिए, होता क्या है, एक लड़की ने आम के पेड़ पर लटका हुआ एक पका आम देखता है। लड़की ने देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसके बाद क्या है, कौवा भी देख रहा होता है उसको। तो लड़की ने अपने भाई को बुलाया और पके हुए आम को पेड़ तोड़ने के लिए कहा। तो गुलेल, आपको पता है गुलेल जिससे निशाना लगाया जाता है। तो क्या हुआ कि आम जैसे ही नीचे गिरने लगा, तो कौवा जो है फुर्ती से आया और आम को चोंच में दबा के ले गया। तो चोंच में दबाए जैसे आगे बढ़ा, तो मधुमक्खियों के छत्ते से टकरा गया और आम छूट गया। तो वो पेड़ पर बने एक घोंसले पर जा गिरा। कौन? आम जो है वो किसी एक पेड़ पर घोंसला बना था, वहां पे जा गिरा। घोंसले में कौवे ने अंडे दे रखे थे। पेड़ पर गिलहरी ने घोंसले में गिरे आम को उठा लिया। देखिए, कुल मिला के कहानी का सेंस ये है कि नेचर से परिचित करवा रहा है कवि, लेखक, एक बच्चे को। तो गिलहरी ने घोंसले में गिरे हुए आम को उठा लिया, गिलहरी के पास चला गया आम। घोंसले में अंडे फूट गए, बच्चे निकल आए, काव काव करके शोर मचाने लगे। तो गिलहरी के मुंह से आम छोड़कर कहाँ चला गया? सोते हुए आदमी की पगड़ी पर गिर गया नीचे। तो लड़का लड़की खुश हो गए और लड़की ने उस आदमी की पगड़ी से आम उठा लिया। वह बहुत खुश थी, क्योंकि गुलेल को देखकर। और लड़का भी अपनी गुलेल को देख के खुश हो रहा था कि गुलेल से आम तो गिरा, लेकिन वो बहुत देर बाद मिल तो गया आखिरकार, है ना। ये थी आम की कहानी कि आखिरकार उस लड़की को आम किस तरह से मिल गया। तो देखिए, ये इसका आपको सारांश समझ में आ गया होगा कि एक कौवा रहता है, तो पहले कौवे के पास क्या है, आम जाता है। कौवे से इधर था कि मधुमक्खी छत्ते में टकरा जाता है, तो वो घोंसले में चला जाता है। उसके बाद वह गिलहरी के पास चला जाता है आम, और उसके बाद उससे भी छूट करके नीचे एक पगड़ी में, आदमी की पगड़ी में गिर जाता है। तो ये थी आम की कहानी। बढ़ते हैं अगले चैप्टर में, आम की टोकरी। आपने पढ़ी होगी कि 6 साल की छोकरी भर कर लाई टोकरी। ये चूंकि मैं पढ़ाता हूँ क्लास में, इसलिए मुझे पता है। ये एक पोयम है। तो एक टोकरी में रखकर आम को बेचती है 6 साल की रहती हुए। इसका एक टाइप से एक काल्पनिक चित्रण किया गया है। तो ये देखिए, जहाँ जहाँ कवि के नाम यदि आए जरूर याद रखना। तो यदि आम की टोकरी चैप्टर है, इसके जो कवि हैं वो हैं राम शर्मा खद्दर। ये याद रख लीजिएगा यदि याद हो पाए आपसे, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिट हो सकता है यदि इस तरह का क्वेश्चन आ गया।
तो आम बेच कर जा रही है, उसका दाम नहीं बता रही है। आम से भरी टोकरी सबको दिखाकर पास बुला रही है। सबको आम दे रही है लेकिन वो नाम नहीं बता रही है ना। नाम नहीं है पूछना, और आम उसको मतलब बच्चों को आम चाहिए। तो ये था इसका सारांश। तो सीधे इससे जनरली क्वेश्चन कवि वाले आ सकते हैं। बाकी ये पूछ सकते हैं कि जो आम जो है आम की टोकरी, उसमें लड़की की उम्र कितनी है, ये जरूर आ सकता है। ठीक है, तो ये बन जाना चाहिए आपसे। आगे देखिए, 6 साल की थी वो, उस लड़की की एज। पत्ते ही पत्ते एक ही कहानी है। तो इसकी लेखिका का याद रखिए, एक पत्ते ही पत्ते कहानी, लेखिका का नाम क्या है? वर्षा सहस्त्र बुद्धे, ये है। तो मौज मस्ती खेल खेलते बच्चे और उनकी दीदी की एक कहानी है। तो खेल होता है इसमें प्रारंभ, कुल मिलाकर के पत्ते ही पत्ते हैं। तो मैं 5 तक गिनती करूंगी और तुम लोग एक एक कर गोला बना के बैठ जाओगे। दीदी कहती हैं बच्चों से। तो गिनती पूरी करते ही बच्चे क्या करते हैं? गोला बना के बैठ जाते हैं ऐसे सर्किल में। तो आगे क्या होता है कि बच्चों को उनके बारे में जानकारी देना चाहती थी कि पत्ते लेकर के आई दीदी वहां से कहीं आसपास से, और जानकारी दे रही हैं बच्चों को जो गोले में बैठे हुए हैं। तो कुछ पत्ते गोल थे, कुछ लंबे, कुछ छोटे, कुछ बड़े। पत्ते तो ऐसे ही होते हैं, अलग अलग साइज के। लाल कलर का, पीला, कत्थई, अलग अलग रंग की थी। पत्तों पर नसें दिख रही थी, उसमें जो वेन्स दिखती हैं आपको। एक पत्ता कतरीला था, एक ठंडल एकदम सीधा सा, एक पत्ता झालर वाला था। तो जब बच्चों ने पत्तों को छू कर देखा तो कोई पत्ता मुलायम था, कोई खुरदरा, कुछ पत्ते बंधनवार जैसे लग रहे थे। तो कुल मिला के नेचर को फील करवाना उनकी जो बच्चों की दीदी थी, उनका ये उद्देश्य था। तो यही कहानी का ये था सारांश, की पत्ते ही पत्ते, मतलब बहुत सारे पत्तों से परिचित कराया जाता है बच्चों को। ये कहानी का सारांश था। इसकी लेखिका वर्षा सहस्त्र बुद्धि है। बढ़ते हैं अगली कविता है, आपने पढ़ी होगी, ये भी बहुत अच्छी एक पोयम है। इसमें है यही है, दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी, दौड़ी दौड़ी आई। तो यही है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। यदि आई पकौड़ी कविता की कौन है रचयिता? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। एक ये क्वेश्चन आपका बन जाता है यहाँ से। तो कवि ने गर्मा गर्म पकौड़ी तलने से उसके मुंह में जाने तक का वर्णन बहुत ही रोचक किया है कि पकौड़ी को तेल में छाना जाता है ना। क्वेश्चन ये आ सकता है पकौड़ी कैसे बनाई जाती है, बहुत सिंपल, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर सीधे पेट में जा पहुंचती है, पकौड़ी घबरा जाती है और कवि के मन को पकौड़ी खूब भाती है। तो ये कुल कुल मिला के इस पोयम का सारांश था। आगे है छुक छुक गाड़ी। तो ये कविता है छुक छुक गाड़ी जो है, तो इसके रचयिता सुधीर जी हैं। यदि आ जाता है कि छुक छुक गाड़ी जो है एक कविता है क्लास 1 में रिमझिम बुक में, तो इसके जो है रचयिता है वो आपके सुधीर जी हैं। तो छुक छुक गाड़ी में सुधीर जी ने रेल के बारे में बता रहे हैं कि स्टेशन से खुल चुकी है, लोगों को सावधान करते हैं कि सामने से हट जाओ, रेल खुल चुकी है, और टक्कर हो गई तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो कहता है जो ड्राइवर रहता है। रेल की आवाज भी दे रखी है इनने कि किस तरह होती है, कि रेल का इंजन भारी भरकम होता है, कैसे बढ़ता है। गाड़ी ने सीटी दे दी है, टीटी टिकट को देखता है, और मेरी रेल पेलम पेल करती हुई रेल छूट चुकी है। कुल मिला के रेलगाड़ी से परिचित कराना ये उद्देश्य था। और इसके जो रचयिता हैं वो सुधीर जी हैं, और पोयम का नाम है छुक छुक गाड़ी। आगे बढ़ते हैं, एक है रसोई घर कविता है। तो इसमें रसोई घर में क्या है कि इससे मधुपंत द्वारा लिखा गया है। देखिए ये एक कविता हो गई, आप अलग अलग करके अलग अलग लिख सकते हैं। तो रसोई घर के जो है कविता के लेखक हैं आपकी मधुपंत हैं, रचयिता जो हैं। तो आगे देखते हैं कविता के माध्यम से क्या है कि रसोई की चीजों का वर्णन किया है खेल खेलने में, कि रसोई की खिड़की को खोलकर जब देखते हैं बच्चे वहां के मुन्ना मुन्नी, तो अंदर क्या चकला, बेलन, चाकू, छिलनी आदि दिखती हैं, फल सब्जियां, है ना। चाकू कहता है कि मैं फल सब्जियां काटता हूँ, टुकड़े टुकड़े करता हूँ, सभी को बांटता हूँ। गाजर, मूली, प्याज, टमाटर आदि को मैं काटता हूँ, छीलता हूँ। लोग इसे सजा कर रखते हैं। थाली कहती है कि मेरा आकार गोल चौड़ा है और मैं ताली की तरह भी बच सकती हूँ। मुझ में लोग सब्जी रोटी डालकर तुरंत खा लेते हैं, थाली ऐसा कहती है। तो ये रसोई घर क्या थी? कविता थी। इसके आपके कवियत्री जो हैं, कवित्री हैं मधुपंत हैं। और कुल मिलाकर एक रसोई घर का वर्णन किया गया है, बच्चों को परिचित कराया गया है। उसमें चाकू अपनी विशेषताएं बताता है कि चाकू के क्या क्या काम है, और थाली बताती है कि मेरा क्या क्या यूज है। ये आपके देखिए 7 चैप्टर हो गए। देखिए चूहो म्याऊ सो रही है, तो ये एक कविता है म्याऊ वाली, मतलब कि समझ गए होंगे ये बिल्ली और चूहे की है। तो धर्मपाल शास्त्री हैं, म्याऊ सो रही है, इसकी कौन है रचयिता? धर्मपाल शास्त्री। तो एक दिन बिल्ली मौसी
कि सो जाने पर चूहे एकदम मनमानी करने लगते हैं, घर के पीछे नीचे हर जगह, और बिल्ली सो रही होती है। उसकी सांसों से घर 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 की आवाज आ रही है, बिल्ली सोई है। खाने पीने की चीजों से भरे हुए पतीले, रसीले चने रखे हुए वहां पर। तो कवि चूहे से कहता है कि झटका देकर मटके को उल्टा दो, जो कुछ मिले उसे चट कर जाओ, आज तुम्हें किसी बात का डर नहीं है। आज तुम कैसे हो, किसी भी चीज को तुम कुतर सकते हो, अपनी मूछ मरोड़ो सिकोड़ो, कितना भी तबाही मचा दो, कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि आज बिल्ली सो रही है, ऐसा कवि कह रहा है, और घर पर तुम्हारा ही राज है। तो आप समझ गए होंगे कि चूहो म्याऊ सो रही है, ये सारांश था। इसके जो रचयिता हैं वो धर्मपाल शास्त्री हैं। आगे आते हैं चैप्टर 9, बंदर गिलहरी। ये एक बहुत अच्छी एक कहानी है बंदर और गिलहरी की। तो एक पेड़ पर बंदर बैठा था, पूंछ बहुत लंबी थी, जमीन तक लटक रही थी। तो गिलहरी ने बंदर की पूंछ को देखा, उसने सोचा कि ये कोई झूला है, तो वो झूलने लगी, तो बंदर को गुदगुदी लगने लगी। तो उसने गिलहरी से हंसकर कहा कि उसे गुदगुदी हो रही है। तो गिलहरी एकदम से सरप्राइज हो जाती है। तो उसने बंदर से कहा कि यह तुम हो? बंदर भैया, मैं तो समझ रही थी कि कोई झूला है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। कुल मिला के सारांश है वो बंदर आज लगा दे झूला, ऐसा कुछ है ना। बंदर और गिलहरी की कहानी है। आगे यह कहकर हंसती हुई गिलहरी पेड़ की डाल पर चढ़ गई। तो बहुत ही एक फनी थी आपकी कहानी थी, और चूंकि इसमें लेखक का नाम नहीं लिखा है तो इससे नहीं आएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए कि गिलहरी ने झूला समझकर क्या पकड़ लिया। अब ऑप्शन कई सारे आ जाएं, यदि किसी ने नहीं देखे सुना होगा तो सिंपल सा क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो जाएगा। एक पगड़ी है, पगड़ी आपने देखी होगी। पगड़ी के कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। पगड़ी जो हमारी कविता है इसके कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो कविता में विचित्र स्थितियों का सामना करती एक पगड़ी का वर्णन किया गया है कि पगड़ी को रगड़ रगड़ कर इतना साफ किया कि मैल तो रह गई लेकिन पगड़ी फट गई। तो इस पर पगड़ी पर हट्टी कट्टी मालकिन इतनी झगड़ी। कुल मिला के इसमें तुकबंदी बहुत किया गया है कि पगड़ी झगड़ी, है ना, ऐसा कि मैल और पगड़ी दोनों तितर पितर हो गए। कुल मिला के एक मोटी महिला रहती है कोई मालकिन, वो पगड़ी गंदी रहती है तो इतना साफ करती कि मैल अलग हो गया और पगड़ी भी अलग ही हो गई, फट जाती है पूरी, है ना। आगे पतंग। पतंग तो आपने बहुत पढ़ी होगी, पुरानी की एक कविता है, सर 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 उड़ी पतंग, है ना, इसको काटा उसको काटा, यही सब है कि आसमान में पतंग। ये देखना है कि पतंग जो कविता है वो सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज है, और ये फैक्ट है तो याद रखना पड़ेगा। तो आकाश में सैर सपाटा, ये तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, ये आपने अच्छे से पढ़ी होगी प्राइमरी क्लासेस में। पतंग एक दूसरे से लड़ती हैं, लुट जाती हैं, सर सर फर फर, ये सारी चीजें। अब गेंद बल्ले की कहानी आ गई। गेंद बल्ला गेंद कह रही है, गेंद ने बल्ले से कहा कि तुम मुझे क्यों मारते हो? बल्ले ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं तो खेल कैसे होगा। फिर जब गेंद बल्ले के पास आई तो उसने जोर से मारा, गेंद कूदती फिसलती दूर जाकर झाड़ी में छिप गई। बल्ला गेंद को ढूंढता रहा किंतु गेंद नहीं मिली, शाम हो गई। बल्ले को परेशान देखकर गेंद खुश हो गई। जब अंधेरा गिरने लगा, बल्ला निराश लौटने लगा, तभी झाड़ी से गेंद ने चिल्लाकर से कहा कि मैं तो यहाँ हूं। बल्ले ने झाड़ी से खींचकर गेंद को उठा लिया और गेंद ने बल्ले से कहा कि अब तुम मुझे मत मारना। तो कुल मिला के एक फनी स्टोरी थी गेंद बल्ले की। तो ये स्टोरी थी। ये इसमें ये क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ छिप गई, तो झाड़ियों में, मतलब कब वापस आई वो? तो ये है कि शाम को वो बाहर निकल आई, है ना। अंत में गेंद ने बल्ले से कहा, क्या कहा कि अब मुझे मत मारना। कुल मिला के थोड़ी सी एक स्टोरी आपके दिमाग में रहेगी तो जरूर आप क्वेश्चन को कर लोगे यदि आता है तो। बंदर गया खेत में भाग, ये ये भी एक कविता है, अच्छी कविता है। क्या है कि इसके रचयिता कौन है? सत्य प्रकाश कुल श्रेष्ठ हैं। बंदर गया खेत में भाग के हैं सत्य प्रकाश कुल श्रेष्ठ। तो बंदर के क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है कि बंदर खेत में भाग गया है, बहुत सारा उसने साग सब्जियां तोड़ी हैं, आग जला करके उसने बढ़िया बनाया है और खूब सब कुछ खा लिया है। उसके बाद दूब उखाड़ कर अपना मुंह पोंछा और चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर मजे से सो गए। कुल मिला के ये था बंदर गया खेत में भाग, है ना। आगे एक बुढ़िया, ये भी बहुत है। एक बुढ़िया जो है वो कुछ काम नहीं कर रही होती है, निरंकार सेवक है इसके रचयिता। तो कवि ने एक ऐसी बुढ़िया के बारे में बताया जो कोई काम नहीं था उसके बारे में, है ना। दिन भर खाली रहती थी, कोई काम नहीं था, और दिन भर बैठी रहती थी, थक जाती थी, इसलिए आराम भी नहीं था उसके लिए। सुबह दोपहर रात सब बराबर थे, है ना। तो कुल मिला के ये सारांश है। ये
कविता ये नहीं है, कविता का ये सारांश दिया हुआ है, कविता दूसरी है। आगे देखते हैं मैं भी। तो मैं भी एक आपकी कहानी है, इसको थोड़ा सारांश देखते हैं कि एक अंडे में से बतख का बच्चा निकलता है। उसने निकल करके कहा कि मैं बाहर आ जाऊं, सॉरी, उसने कहा कि मैं तो बाहर आ गया। एक और अंडे से मुर्गी का चूजा निकला, बाहर निकलकर उसने भी कहा कि मैं भी बाहर आ गया। दो अंडे थे, दोनों से चूजे निकल आए। अब बतख का बच्चा घूमने जाने लगा तो चूजा भी, देखिए दो रहते हैं, एक रहता है बतख का बच्चा, एक रहता है चूजा जो कि मुर्गी का बच्चा रहता है, पता है ना, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो बतख का बच्चा मिला कि मुझे एक केचुआ मिला, तो चूजे ने भी कहा कि मुझे भी केचुआ मिला। अब बतख का बच्चा जब तितली पकड़ने लगा तो नकलची चूजा भी तितली पकड़ने लगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बतख का बच्चा तैरने के लिए गया तो चूजे ने भी कहा कि वह भी तैरेगा, किंतु चूजा पानी में नहाने के जाते ही डूबने लगा। आपको पता है ना, बतख का बच्चा चूंकि वो तैर ही लेती है, जब बतख तैर लेती है तो उसका बच्चा भी तैर लेता है, लेकिन चूजा नहीं तैर पाता। तो उसने बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा, तब बतख ने बच्चे ने चूजे को बाहर निकाला। तो ये थी, इसमें दो रहते हैं। ऑप्शन क्या है, मैं भी, मतलब कि ये बच्चों को बताया जाता है कि हर चीज़ के लिए हमें ये नहीं करना कि जो बड़े कर रहे हैं या जो दूसरे जो कर रहे हैं तो मुझे भी वही करना है। बोला कि ये सारांश था। लालू पीलू, एक ये लालू का क्या था, दो मुर्गी के चूजे थे लालू पीलू। तो लालू की लाल चीजें खाता था लालू, पीलू पीली चीजें खाता था। तो एक दिन लालू ने पौधे पर लाल लाल कोई चीज देखी और उसे खा लिया, तो वो तो लाल मिर्च थी। उसकी जीभ जलने लगी, रोने लगा। तो मुर्गी और पीलू उसके पास दौड़ते दौड़ते आए। उसने पीले पीले गुड़ का टुकड़ा था, क्योंकि पीलू पीली चीजें खाता था ना, तो उसने गुड़ का टुकड़ा दे दिया। लालू ने खाया गुड़ का टुकड़ा तो जलन ठीक हो गई, और मुर्गी ने अपने चूजों को प्यार से निपटा लिया। तो यही है, यही क्वेश्चन आ गया। तो लालू ने क्या खा लिया, लालू लाल चीजें खाता था तो उसने मिर्च खा ली लाल वाली। पीलू क्या खाता होगा, पीलू यहाँ पर पीली चीजें गुड़ वो खाता था, है ना। आगे है चकई के चकदुम। ये कविता है, बहुत प्यारी कविता है, और इसके जो रचयिता हैं वो हैं रमेश तेलंग हैं। तो ग्रामीण परिवेश का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है कि झोपड़ी में हम साथ साथ रहते हैं, ग्वाले का गाय दूध पिए हम तुम। इस तरह की कविता है कि गांव में दूध पीने को मिलता है गाय का, है ना। हम तो मिलकर पानी में कागज की नाव तैराएं, है ना, बगिया में से फूल चुने, और खेल समाप्ति की घोषणा करते हैं और घर चलने लगते हैं, लास्ट में वो घर चले जाते हैं। यही पूरी पोयम में बताया गया है। चकई के चकदुम तो एक राइमिंग वर्ड के लिए लिख दिया है, बाकी तो ये पूरी आपकी कविता है। छोटी का कमाल, छोटी जो है एक कविता है। तो छोटी सफदर हाशमी है, इसके लेखक सफदर हाशमी। तो एक मोटे लड़के और एक पतली लड़की की एक स्टोरी, एक कविता है। मोटा लड़का रहता है, लड़की पतली रहती है। तो कवि कहता है कि समर सिंह नाम का लड़का अपने मोटापे का बहुत घमंड करता है। वह छोटी दुबली पतली लड़की का हे दृष्टि से देखता है। मतलब एक लड़का रहता है मोटा, लड़की पतली, तो वो पतली लड़की का मजाक उड़ाता रहता है बार बार। तो वह अपने आप को आलू भरा पराठा और छोटी को पतली रोटी कहता है। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, आलू भरा पराठा कौन था, पतली रोटी कौन थी, छोटी। वह अपने को लंबा मोटा तगड़ा मोटा पटसन का रस्सा समझता है, और छोटी को दुबली पतली ये सुतली टाइप समझता है ना। लेकिन दोनों जब सीसों पर बैठते हैं तो समर सिंह के होश ठिकाने आ गए, क्योंकि हल्की होने के कारण झूले के वो ऊपर पहुंच गई, और समर सिंह भारी होने के कारण नीचे ही रह गया, वो ऊपर ही नहीं। तो समर सिंह की अकड़ दूर हो गई कि मैं ऊपर ही नहीं जा पा रहा हूँ, है ना। तो ये था कुल मिला के। आगे देखते हैं, इसमें यही है कि मोटा पतला दुबला ये सब आपके विलोम शब्द हैं, ये सब बताने के लिए ये इस तरह की कविता रखी गई है। आगे देखिए, एक ये चार चने कविता है, ऐसी है इसका कि पैसा पास होता तो चार चने लाते, चार में से एक चना ऐसा कुछ है, घोड़े को खिलाते, ऐसा है। तो निरंकार देव सेवक हैं, इसके चार चने जो कविता के लेखक हैं। आगे इसमें बताया गया है कि जब पैसा पास होता तो क्या क्या करता। तो वो चार चने लाता, एक चना वो तोते को खिलाता, और तोते को खिलाता तो कैसा करता, टाएं टाएं करता, बड़ा मजा आता। उसके पास पैसे होते तो चार चने लाता, घोड़े को खिलाता, घोड़े को खिलाता तो उसे बैठने मिल जाता। और उसके पास पैसे पास होते तो चार चने लाता, वो चूहे को खिला देता, और चूहा जब चना खाता तो उसका दांत टूट जाता, तो बड़ा मजा आता। ये एक कविता है, बहुत फनी रहती, जनरली फनी ही कविता रखी गई है क्लास फर्स्ट में। एक भगदड़ है,
तो भगदड़ के क्या है, पदुमनाल, पुन्नालाल, बक्सी, ये इसके लेखक हैं। तो बताया गया है कि जीव जंतुओं से परेशान एक 60 वर्ष की बुढ़िया का है वर्णन कि बुढ़िया चक्की चला रही है, दोने पर मिठाई है तो मक्खी आकर के खा लाती हैं। बांस उठाकर मक्खी को भागने दौड़ी, जैसे ही तो बिल्ली अंदर घुस आई घर के, वो पकौड़ी खाने लगी। तो आगे घर के अंदर बिल्ली को भगाने के लिए झपटी, जैसे बिल्ली के पास गई तो कुत्ता रोटी लेके भाग जाता है। कुल मिला के परेशान हो जाती है यहाँ पर वो जो दादी रहती हैं, बुढ़िया रहती हैं। बुढ़िया जब बाहर निकली तो बाहर निकलती एक बकरा घर के अंदर घुस गया। बुढ़िया ने जैसे ही बाहर निकली मटका गिर गया, है ना, मटका घर का अंदर टूट जाता है बकरी की वजह से, बकरा भाग खड़ा हुआ। बुढ़िया थक करके बैठ गई और बिल्ली को ही उसने पूरा घर फिर सौंप दिया। तो ये भगदड़ था, कुल मिला के भगदड़ मची रहती है इसमें, बुढ़िया इधर से उधर दौड़ती रहती है, नुकसान होता रहता है उसका घर का। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से तो ये क्वेश्चन आया था अभी, हलीम चला चांद पर, है ना। तो इसमें क्या है कि एक दिन हलीम की चांद पर जाने की इच्छा हुई, रॉकेट के कारखाने पर गया, रॉकेट लिया और बैठ कर के चांद तरफ चलने लगा। अंधेरा हो गया, अब उसको डर लगने लगा, रास्ता नहीं पता था ना उसको, और थोड़ी देर में चांद दिखाई दे गया तो खुश हो गया। लेकिन जब चांद में पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत बड़े गड्ढे हैं, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, कोई पौधा नहीं है, जानवर मनुष्य नहीं है। तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया और अपने घर वापस लौट करके पृथ्वी में आ गया। तो ये था ये हलीम चला चांद पर। आगे एक कविता है हाथी चल्लम चल्लम, ये कविता है, चलने को कहा गया है चल्लम चल्लम। तो इसके कौन है, श्री प्रसाद है, इसके रचयिता कौन है, श्री प्रसाद। आप लिख सकते हैं क्योंकि अभी मैं बीच में बताया, हो सकता कि पूरा आपका पुराना गायब हो गया हो जितना मैंने कविता लेखक बताए हैं। तो एक पेन से लिख लीजिएगा, एक दो बार पढ़िएगा, नहीं बनेगा तो फिर देखा जाएगा, लेकिन कोशिश तो कर लीजिए क्योंकि कई बार नई कविता का पूछेगा तो सारांश पूछ लेगा, कुछ इनमें से पूछ लेगा। तो श्री प्रसाद जो है इसके लेखक हैं। कविता में एक हौदे में बैठकर बच्चों द्वारा हाथी की सवारी, हाथी जो रहता है ना उसके ऊपर एक ऐसा एक बड़ा सा एक बना रहता है लकड़ी का, जैसे हौदा कहते हैं। ये पूछा जा सकता है कि हौदा क्या कहलाता है। तो हौदा कहलाता है आपका हाथी के ऊपर जो सवारी करने के लिए लगाया जाता है। तो बच्चे एक हौदे में बैठकर हाथी की सवारी खूब मजे ले रहे हैं। हाथी हौले हौले धीरे धीरे चल रहा है। हाथी की सूंड लंबी है, दांत भी लंबे हैं, अपना सिर को मटकाता नखरे दिखाता चल रहा है, बढ़िया, है ना। पर्वत जैसी देह थुलथुली, है ना, खंबे की तरह उसके भारी पांव हैं, पैरों की धम धम आवाज आ रही है। और बच्चे कह रहे हैं कि हाथी जैसी कोई सवारी ही नहीं है। हाथी का महावत, महावत क्या होता है ये भी आ सकता है प्रश्न। तो हाथी को जो चलाता है ना, पगड़ी बांध करके बैठा है और बच्चे कहाँ बैठे हैं, हौदे में बैठे हैं। और बच्चे ये कह रहे हैं कि हाथी पर वो दिन भर घूमेंगे और नाचने के लिए कहते हैं। बच्चे हाथी को नाचने के लिए कहते हैं, फिर यह कहकर वे मना कर देते हैं कि कहीं वो गिर ना जाए। बच्चों ने कह तो दिया कि हाथी को नचा दो, लेकिन वहीं पे बैठे हुए हैं तो हो सकता है गिर जाए वो। कुल मिला के मैं इसलिए इस वे में बता रहा हूँ आपको बच्चों की तरह, क्योंकि आपको जस्ट एक दिमाग में क्लिक कर जाए कि हाथी चल्लम चल्लम में बच्चे हाथी की सवारी कर रहे हैं और हाथी की अलग अलग विशेषताएं बता रहे हैं। और इसके जो लेखक हैं वो श्री प्रसाद हैं। ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रहेगा तो यदि प्रश्न आएगा तो बन जाएगा आपसे। 7 पूंछ का चूहा, ये लास्ट चैप्टर है। तो एक चूहा था, उसकी 7 पूंछें थी वहां पर। तो 7 पूंछे वाला चूहा कहकर चिढ़ाते थे सब कोई उसे। तो चूहे ने अपनी नाई से पूंछ कटवा ली, अब उसके पास 6 पूंछें बची, है ना। तो सब उसे 6 पूंछ का चूहा, 6 पूंछ का चूहा कहने लगे। तो इस तरह से वो कटवाता जाता है। तो कुल मिला के ये कहा गया है कि दुनिया वाले जो रहते हैं वो कभी खुश हो नहीं सकते आपसे, ये बताया गया है ना। को हमें अपने ऊपर कमी नहीं देखनी चाहिए, हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। चूहा 7 पूंछ का रहता है तो वो 1 पूंछ कटवा लेता है, सब उसे 6 पूंछ का कहने लगते हैं। तो 6 कटवा लेता है तो वो 5 पूंछ का कहने लगते हैं। सारी जब कटवा लेता है तो सब उसे बिना पूंछ का चूहा कहने लगते हैं, है ना। बहुत एक मैसेज देने वाली एक स्टोरी है। और इसी के बहाने वो ये भी माइनस करना सीख लेते हैं, 7 - 1 6 5 7, है ना, 4 3 2 1 0, जीरो का कॉन्सेप्ट भी है। तो ये इसीलिए रखी जाती हैं। चूंकि ये बहुत सिंपल था, लेकिन मैंने इसलिए बताया है क्योंकि बहुत ही काम में आ सकता है, क्योंकि जब 1 नंबर का फंसेगा हो सकता है क्वेश्चन, तब इसकी आपको वैल्यू समझ में आ जाएगी। और मैंने कोशिश करी कि बहुत डिटेल में, देखिए आपने 24-25 मिनट में आपने पूरी क्लास फर्स्ट की
पूरी समरी समझ ली। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छे से पेपर करिएगा, बेस्ट विशेस मेरी आपके साथ है। सो थैंक यू सो मच।